हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार द तमन्ना कॉन्सेप्ट पर आप सभी से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बायोलॉजी का 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य में पिछले 5 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। 5 वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे। तो अगले वीडियो जो बनने वाला है, अगले कॉन्सेप्ट जो हम लोग का होगा जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल तो इसके अंतर्गत हम लोग जो जानेंगे कि किस किस विधि का उपयोग कर, किस किस तकनीक के सहायता से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरीका का उपयोग करके हम जनसंख्या, कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत ही हम लोग बर्थ कंट्रोल देख रहे हैं। अगर बर्थ कंट्रोल होगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या है, कंट्रोल होगा। तो अगर हम देखें जन्म नियंत्रण को, तो जन्म नियंत्रण का मुख्य 3 प्रक्रिया है, 3 विधियां हैं जिनके सहायता से हम जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला विधि जो आप लोग देख रहे हैं अस्थायी प्रक्रिया, टेम्पोररी मेथड। दूसरा जो प्रक्रिया है अस्थायी प्रक्रिया, और तीसरा जो एमटीपी है सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो ये 3 विधियां हैं जिनके सहायता से हम लोग बर्थ कंट्रोल करते हैं। तो इन 3 विधियों में सबसे पहली विधि का बात हम लोग करने वाले आज है अस्थायी प्रक्रिया, यानी वह कौन कौन से टेम्पोररी मेथड है जिनके सहायता से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो प्रक्रिया हम लोग को दिख रहा है वो अस्थायी प्रक्रिया के अंतर्गत तो प्राकृतिक। लेकिन हम लोग इधर बढ़ने से पहले ये करते, ये तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग विस्तार से एक एक करके आगे बढ़ के समझते हैं। तो जैसा कि बच्चों नाम में ही छिपा हुआ है वो अस्थायी प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो बर्थ कंट्रोल करने का तरीका होगा वो कुछ समय के लिए होंगे, परमानेंट, यानी सब दिन के लिए, पूरे जीवन काल बंध्यता नहीं लाया जाएगा। यानी जो नर और मादा होते हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो बंद करने का, यानी उनमें शुक्राणु या अंडाणु बनने की प्रक्रिया को रोकना, या तो बन गया तो उन कपल में जो अंडाणु और शुक्राणु है दोनों का संलयन होने से रोकना, अर्थात निषेचन होने नहीं देना। यही उद्देश्य। अगर निषेचित खुदा खास्ते हो भी गया तो भ्रूण का विकास नहीं होने देना। तो ये जो जन्म नियंत्रण का तरीका है, तो ये प्रक्रिया जो अस्थायी होंगे तो उनमें कुछ समय के लिए ऐसा युक्ति अपनाए जाएंगे, ऐसे विधियां का उपयोग किया जाएंगे जिससे नर एवं मादा बंद हो जाएंगे। जबकि दूसरा जो प्रक्रिया है अस्थायी प्रक्रिया, परमानेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो बंद किया जाता है या तो नर को या तो मादा को, तो नर एवं मादा बंध्यता जो लाया जाता है ये पूरे जीवन काल के लिए होती है। हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि नर बंध्यता कैसे किए जाते हैं, नर बंध्यता किस तकनीक के सहायता से किए जाते हैं, मादा बंध्यता किस तकनीक से के सहायता से किए जाते हैं। वो 2 तकनीक होते हैं जिसके सहायता से अस्थायी बंध्यता लाया जाता है, यानी अस्थायी रूप से जन्म नियंत्रित किया जाता है। और तीसरा जो प्रक्रिया है, तीसरा जो तकनीक है उसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एमटीपी। अगर इसका पूरा नाम बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो हम लोग इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्थायी रूप से, यानी कुछ समय के लिए बंध्यता को लाएंगे, कुछ समय के लिए बंध्यता को लाएंगे। तो इस अस्थायी जो प्रक्रिया है जन्म नियंत्रण करने का, इनके मुख्य 5 विधियां। पहला प्राकृतिक, दूसरा रोधक, और तीसरा रासायनिक,
चौथा है अंतःगर्भाशय इक्ति, यानी IUD, और पांचवा जो तरीका होगा हार्मोन। हम लोग एक एक करके सभी प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहला अस्थायी के अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया को लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक विधि लेंगे, जैसा नाम ही है, नेचुरल मेथड का उपयोग करेंगे। वो भी नेचुरल जो मेथड होगा ये टेम्पोररी होगा, अस्थायी होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो बिंदु हम लोग देख रहे हैं आपका है आवधिक आत्म संयम। आवधिक आत्म संयम। तो आप लोग का मन में चल रहा होगा, सर आवधिक आत्म संयम क्या होता है, आवधिक आत्म संयम क्या होता है। तो आज कीजिए, आप लोग को हम एक चक्र के बारे में मादा में बताए थे, जो पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ था, जो कितने दिन का चलते थे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 से 28 दिन तक का एक चक्र चलता था। आज कीजिए, कौन सा चक्र था हुआ, आर्तव चक्र। कौन सा चक्र था बच्चों, आर्तव चक्र। इस चक्र में क्या होता था, आज कीजिए, कि जब ये चक्र चल रहे होते थे तो इस चक्र के मध्यावधि में, यानी 14वें दिन, कौन सा दिन, 14वें दिन एक अंडाणु अंडाशय से बाहर फिलोपियन नालिका में निषेचन के लिए आते थे। अर्थात इस क्रिया को हम लोग बोलते थे अंडो उत्सर्ग। अब इस अंडो उत्सर्ग की क्रिया कब होती थी, आर्तव चक्र के मध्य में, आर्तव चक्र के मध्य में। अब जरा देखिए, ये अंडाणु जो निकलने का टाइम है वो क्या है, ज्यादा संभावना कहाँ है, या तो 14वें दिन या तो इसके ठीक बाद 15वें दिन। अब जरा सोचिए कि 15वें और 14वें दिन निषेचन की संभावना क्या है, बहुत कम या बहुत ज्यादा। तो आप लोग का निश्चित जवाब है बहुत ज्यादा, क्योंकि यही वह टाइम है जो कि शुक्राणु से क्या हो करेंगे, अंडाणु निषेचित करेंगे। तो कहने का मतलब है ये 2 दिन जो है टाइम बहुत ज्यादा संभावना होता है निषेचन का, यानी शुक्राणु का अंडाणु से मिलने का, अंडाणु का शुक्राणु से मिलने का संभावना ये 2 दिन ज्यादा होता है, 14वें और 15वें दिन। तो हम लोग ये 14वें 15वें दिन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग बात जो कर रहे हैं कि अंडो उत्सर्ग से 7 दिन पहले और अंडो उत्सर्ग के 7 दिन बाद, अंडो उत्सर्ग के 7 दिन पहले और अंडो उत्सर्ग के 7 दिन बाद, यानी कहने का मतलब हुआ कहीं न कहीं 7वां दिन, और इधर हो गया 14 7 21, यानी 21वें दिन तक। तो ये जो बीच का 14 दिन का टाइम है, 7वां दिन से 21वां दिन। अब अगर इस बीच में नर और मादा, यानी कपल जो नर कपल और मादा कपल क्या करते हैं, आत्म संयम रखते हैं। देखिए यहाँ पे ही पूरा इसका नाम में छिपा हुआ है, हम लोग फर्स्ट ये देख रहे हैं, आवधिक आत्म संयम। कभी कभी बच्चों को होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं भूल जाते हैं। हम लोग जन्म नियंत्रण की जो प्राकृतिक विधि है उसमें आवधिक आत्म संयम चल रही है। तो आवधिक मतलब होता है क्या, पीरियड, यानी टाइम जो होता है। तो उस टाइम में क्या करना है, ये मूवमेंट टाइम कब होता है, 7वां दिन से 21वें दिन तक, यानी जो 14 दिन का काल होगा। इस समय अगर नर और मादा कपल, नर और मादा कपल क्या करते हैं, आत्म संयम रखते हैं। दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में, यानी कहने का मतलब हुआ सहवास की क्रिया, साथ में नहीं आते, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि संभोग नहीं करते, दोनों अपने आप को आत्म संयमित कर लेते। तो आप लोग बताइए, क्या जब शुक्राणु अंडाणु के पास आएंगे ही नहीं, अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि निकलते हैं तो शुक्राणु यही बीच में,
और इस बीच में जो है शुक्राणु से अंडाणु मिलेंगे नहीं, तो क्या निषेचन होंगे? निषेचन नहीं होंगे, यानी कहीं ना कहीं निषेचन नहीं होगा तो गुण का विकास भी नहीं होगा। यानी क्या कंट्रोल हो जाएगा? बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, यानी जन्म नियंत्रित हो जाएगा। तो सिंपल सा शब्दों में बोले बच्चों, इसमें कोई खर्च नहीं है, यानी ना तो इसमें कोई रोधक की आवश्यकता है, ना ही कोई रसायन की आवश्यकता है, बस आत्म संयम होगी। खुद प्राकृतिक विधियां, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक बस थोड़ा सा कपल को क्या करना पड़ेगा? आत्म संयमित रहना पड़ेगा। अगर कपल आत्म संयमित रहते हैं तो इस बीच में केवल 7वां दिन से 21वें दिन तक के, इस आर्तव चक्र के 7वां दिन से 21वें दिन तक, यानी अंडोत्सर्ग के 7 दिन पहले और अंडोत्सर्ग के 7 दिन बाद तक अगर कपल सावधानी रखते हैं तो क्या कंट्रोल होंगे? बर्थ कंट्रोल होंगे। तो ये हमारा प्राकृतिक जन्म नियंत्रण जो था उसका पहला बिंदु था आवधिक आत्म संयम। इसको हम लोग देखें। अब क्या है देखिए, आंतरिक मैथुन। आंतरिक मैथुन, आंतरिक मैथुन क्या होता है? आंतरिक मैथुन क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। आज कीजिए, मैथुन के बारे में हम लोग पढ़े थे और इसको हम लोग समझते भी। मैथुन की प्रक्रिया में क्या होता था? नर होता था। नर अपना सीमेन यानी वीर्य को कहां संकलित करते थे? यानी स्थानांतरित करते थे मादा के पास, यानी मादा योनि में। अब जरा सोचिए, यहाँ पे मैथुन की प्रक्रिया में क्या हो रहे? नर अपना सीमेन को स्थानांतरित कर रहे मादा के योनि। अगर अब जरा सोचिए, मैथुन की प्रक्रिया चल रही है, क्रिया बहुत जोर पे, अगर इस दौरान नर, कौन? नर खुद को आत्म संयमित कर लेते, खुद समझदारी दिखाते और इस सीमेन को संकलित होने से, स्थानांतरित होने से, मादा के योनि में पहुंचने से पहले, यानी आंतरिक अंतः मैथुन होने से पहले वो खुद को समझदारी से इसको अंदर संकलित नहीं करते हैं, स्थानांतरित नहीं करते। तो बताइए, मादा के योनि में कौन नहीं जाएगा? सीमेन नहीं जाएगा, वीर्य नहीं जाएगा। अगर सीमेन नहीं जाएगा तो कौन नहीं जाएगा? शुक्राणु नहीं जाएगा। जब शुक्राणु नहीं जाएगा तो फिर निषेचन नहीं होगा। तो बताइए, इसमें कोई खर्च हो रहे हैं, कोई अदर चीज की आवश्यकता है, बस कपल को समझदारी की आवश्यकता है। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं इसे प्राकृतिक विधि। कौन सा विधि? प्राकृतिक विधि। जन्म नियंत्रण का जो ये अस्थायी उपाय है, इसका जो है पहला बिंदु का नाम क्या है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक विधि में ये 2 आए। अब तीसरा जो है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहेंगे नोट करना तो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग, या आप लोग पूरा का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको स्तनपान अनार्तव क्या होता है। ठीक है, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं अगला, स्तनपान अनार्तव। अगर देखें हम इसे, स्तनपान अनार्तव को, इस बिंदु को आप देखिए, ये जो बिंदु को हम घेरे, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशियन, लैक्टेशियन अमेनोरिया, लैक्टेशन अमेनोरिया। क्लियर है बच्चों?
अब देखिए इसमें क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अभी हम लोग एक चक्र का बात कर रहे थे, आर्तव चक्र। इस चक्र में क्या होता है, अंतःगर्भाशय भित्ति, नाम तो जरूर सुने ना पिछला चैप्टर, अंतःगर्भाशय भित्ति टूटते। अब जरा सोचिए, कोई भी अंग, कोई भी रचना हमारे शरीर का टूटते हैं तो क्या होते हैं, पेन होते हैं, दर्द होते हैं। तो वही कभी कभी कुछ मादा में, कुछ फीमेल में अंतःगर्भाशय भित्ति टूटने के दौरान अधिक मात्रा में यानी अत्यधिक पेन होता है, बहुत दर्द होता है। क्या होता है, अधिक दर्द होता है। अब जरा बताइए, अधिक दर्द होता है तो इसे हम, इस स्थिति को, इस कंडीशन को कुछ नाम तो जरूर हम लोग देंगे। इस कंडीशन का नाम हम लोग देते हैं डायस्मेनोरिया, डायस्मेनोरिया। डायस्मेनोरिया इस कौन सा स्थिति को कह रहे हैं हम लोग, जब अधिक दर्द होता है। क्या होता है आपका, दर्द अधिक मात्रा में, ज्यादा पेन हो रहा है, यानी इस आर्तव चक्र के दौरान पेन अधिक हो रहा है, दर्द अधिक हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग डायस्मेनोरिया कहते हैं, डायस्मेनोरिया। क्लियर है। अब अगला क्या बात बता रहे, अब जरा सोचिए, हम लोग एक बात बताए थे ना कि जब अंतःगर्भाशय भित्ति टूटते तो इस दौरान काफी मात्रा में क्या होती है, रक्तस्राव होती है। आज कीजिए, उस रक्त का नाम हम लोग कुछ दिए थे, क्या दिए थे, जरा दिमाग में सेट कीजिए। तो कहने का मतलब वो जो रक्त स्रावित होते हैं, तो रक्त जो स्रावित हो रहे थे, उस रक्त का जो स्राव होता है उसका जो नाम होता है, क्या नाम दिए थे हम लोग, रजोस्राव। तो ये जो रजोस्राव होते बच्चों, कुछ फीमेल में अत्यधिक मात्रा में होते, अधिक रजोस्राव को हम लोग नाम देते मेनोरिया। मेनोरिया, ये मेनोरिया कौन सा अवस्था को, कौन सा कंडीशन को कहेंगे, जब किसी फीमेल में अधिक मात्रा में रजोस्राव हो। अब एक और बात को आप लोग को याद करना, अब ये जो आर्तव चक्र थे, कौन थे, आर्तव चक्र, आज कीजिए कभी बंद होते थे क्या, कभी ये अंत होते थे आर्तव चक्र, हाँ होते थे। कब होते थे, फीमेल में 40 से 45 वर्ष की आयु में ये रजोस्राव की क्रिया बंद हो जाती थी। जब रजोस्राव की क्रिया बंद हो जाते थे तो उसे हम क्या नाम देते थे, रजनोबिल, रजोबिल या रजनोबिल। अब ये रजोबिल जो होते थे तो ये क्या कहलाते थे, जब बंद हो जाते थे तो ये अस्थायी रूप से बंद हो जाते थे। लेकिन कभी कभी कुछ मादाओं में, कुछ फीमेल में अस्थायी रूप से भी रजोस्राव की क्रिया बंद हो जाती है, यानी आर्तव चक्र रुक जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अमेनोरिया, अमेनोरिया। ठीक है। अब ये अमेनोरिया क्या है, अस्थायी रूप से आर्तव चक्र का रुक जाना, अस्थायी रूप से आर्तव चक्र का रुक जाना। क्लियर है बच्चों। अब जरा देखिए, ये अब अस्थायी रूप से कब रुकते हैं, इसका नाम जरा देखिए, स्तनपान, यानी कहीं ना कहीं जब कोई शिशु का जन्म होता है, यानी कोई माता जब शिशु को जन्म देती है, तो जन्म के 1 से 5 महीना, जन्म के 1 से 5 माह के आसपास जो होते हैं, क्या होते हैं, स्तनपान शिशु करते हैं। और इस दौरान जो है आर्तव चक्र अस्थायी रूप से रुक जाते हैं, यानी उस समय आर्तव चक्र की क्रिया नहीं होती। अब जरा सोचिए, इस दौरान अगर कोई कपल क्या करते हैं, सहवास की क्रिया करते हैं, तो इस दौरान अगर स्पर्म, अगर सीमेन अंदर जाते थे तो कौन नहीं मिलेंगे, अंडाणु नहीं मिलेंगे।
क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसमें आर्तव चक्र हो ही नहीं। आर्तव चक्र जब नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा। जब अंडाणु नहीं बनेंगे तो क्या होंगे? अंडोत्सर्ग भी नहीं होंगे। जब अंडोत्सर्ग नहीं होंगे तो निषेचन भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है बच्चों कि ये अवस्था में भी जो है स्तनपान अनार्तव भी जो है प्राकृतिक रूप से है, और इस दौरान भी जो है कहीं ना कहीं निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, यानी जन्म नियंत्रित। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन था प्राकृतिक रूप से जन्म नियंत्रण का, प्राकृतिक रूप से जन्म नियंत्रण का। अब अगला जो तरीका होएगा, अगला जो विधि है रोधक, इसका क्या नाम है? रोधक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेरियर। बेरियर रुकावट डालने वाला। अब ये रुकावट डालने वाला कौन है, हम लोग इस पे बात करने वाले। तब तक आप लोग उस तीनों को कम से कम बिंदु को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ, तो बच्चों अब हम लोग रोधक यानी बेरियर की बात करने वाले। हम इसको ऊपर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए। ठीक है? तो ये हम क्लीन कर लिए। अब देखिए हम लोग निरोधक देखने वाले। निरोधक, रोधक का सबसे पहला बिंदु, बेरियर का सबसे पहला बिंदु क्या है? निरोध। क्या है हमारा? निरोध। अब ये निरोध या इसको हम बोलते हैं कंडोम भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करें तो ये कंडोम जो होते हैं, तो सबसे पहला जो मन में आते हैं कंडोम होते क्या है? तो कंडोम यानी प्लास्टिक, नहीं प्लास्टिक तो नहीं बोल सकते, इसको लेटेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये लेटेक्स के आवरण होते हैं, लेटेक्स के आवरण होते हैं। ये जो कंडोम होते हैं किससे बने होते हैं? लेटेक्स से बने होते हैं, उसी का एक आवरण होते हैं। इसका यूज कौन करते हैं? तो नर करते हैं। कौन करते हैं इसका यूज? लेटेक्स का नर करते हैं। अब नर क्या करते हैं? तो अब नर कहां करते हैं? बाह्य जननेंद्रियां, बाह्य जननेंद्रिय नाम तो सुने होंगे, या तो इसको सिंपल बोल दे शीशन, नाम सुने ना आप लोग? शीशन, बाह्य जननेंद्रिय यानी शीशन में यूज करते हैं। शीशन, तो ये शीशन पर क्या करते हैं? इस आवरण को चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? शीशन पेनिस के ऊपर जब लेटेक्स का आवरण चढ़ा दिया जाता है, तो अगर संभोग की क्रिया, सहवास की क्रिया किया जाए तो इस दौरान क्या होता है? जो नर का सीमेन होता है, वीर्य होता है, वो मादा के योनि में नहीं जाते बल्कि लेटेक्स के आवरण में ही रुक जाते, जिसका परिणाम ये होता है कि जब मादा के योनि में नहीं गए यानी शुक्राणु भी नहीं गए, सीमेन नहीं गए मतलब शुक्राणु भी नहीं गए, शुक्राणु नहीं गए यानी निषेचन भी नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो क्या कंट्रोल होगा? जन्म नियंत्रित होगा। जब हम जन्म नियंत्रित करने का ये जो तरीका है, ये भी कहीं ना कहीं काफी सुलभ है और बहुत सस्ता भी कर सकते हैं हम। अब देखिए एक इसी तरह का क्या होता है, मादा में भी यूज होता है। मादा में निरोध यानी एक तरह से बोले रोधक जो उपयोग हो रहा है, निरोध कंडोम जो हो रहा है, यानी मादा कंडोम तो नहीं बोलते पर उसको नाम जो हम लोग देते हैं फेमीडोम देते हैं। ठीक है? फेमीडोम। तो ये फेमीडोम जो होते हैं ये भी बिल्कुल लेटेक्स का आवरण ही होते हैं, और इस आवरण का भी उपयोग जो है यानी ये भी लेटेक्स का बना होता है, ये मादा अपना योनि में उपयोग करते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं काम है कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है। जैसे देखिए इसका नाम को ही हम लोग देखें रोधक, तो रोधक को क्या करता है? शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोकता है, यानी दोनों को मिलने नहीं देता है, रोधक का काम करता है, रुकावट। तो ये लेटेक्स का आवरण से बना हुआ जो हमारा होता है, एक कंडोम हो गया या फेमीडोम हो गया, तो इस सब का उपयोग यही करने में होता है, शुक्राणु को अंडाणु से रोकने का। अब हम लोग ये देख लिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है? तो हम लोग करने का मतलब है कि ये लेटेक्स से बने हुए आवरण
जो होते हैं नर में शीशन पे यानी बाह्य जनेंद्रिया पे उपयोग हो गए, मादा भी अपना जनेंद्रिय के उपयोग कर लिए। तो इसका जो मुख्य काम होता है शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकना। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं 3 और बिंदु है, 3 और रोधक की विधियां है, उसका यूज करने वाले, इसे हम क्लियर कर रहे, फिर आगे देखते हैं। ये अब हमारा जो बच गया है, कौन कौन सा बच गया है? सबसे पहला जो बचा है सर्विकल केप। सर्विकल केप ये देख रहे हैं ना। अब ये सर्विकल केप क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, तीनों को हम लोग विस्तार से देखें। सर्विकल केप और दूसरा है आपका बोल्ट, यानी 3 और बच रहे हैं। और चौथा है आपका डायाफ्राम। अब इस क्या होता है, इसको तो ये सबसे पहला तो ये तीनों भी लेटेक्स से ही बने होते हैं, यानी लेटेक्स का ही आवरण होती है। जो हम वहां पे रोधक में देखे थे, निरोध जो कंडोम था, जिस तरह से कंडोम लेटेक्स से बने हुए आवरण है, ठीक उसी तरह ये तीनों भी कंडोम से बना हुआ आवरण है। अब ये क्या होता है जरा देखिए। अब ये तो हो गया, अब इस रचना को जरा देखिए। इस रचना से आप लोग भली भांति परिचित हैं। चलिए, निफल होता है इसके। अब देखिए इस 3 तरह का डिजाइनिंग है। तो सबसे पहले देखिए डायाफ्राम को। तो डायाफ्राम देखिए, ये सब पहले मन में एकदम बैठा लीजिए, ये तीनों रचना जो है किसके लिए है, मादा के लिए। यानी ये तीनों रचना को अगर तीनों विधि का उपयोग होगा तो मादा में। अब मादा में डायफ्राम कहाँ होगा, तो जरा सोचिए, ये जो रचना है इसमें सबसे ज्यादा जगह कहाँ है, तो ये हमारे गर्भाशय में। तो ये गर्भाशय में जो है इसे लगाया जाता है डायाफ्राम को। यहाँ पे देखिए बड़ा सा जगह है, यहाँ पे इस तरह से इसको फीड कर दो। इसको कहाँ हो गया, ये गर्भाशय में। अब उसके बाद बोल्ट कहाँ लगता है, तो बोल्ट एक छोटा रचना है, तो ये यहाँ पे बोल्ट यानी योनि में कहीं ना कहीं फीड किया जाता है, बोल्ट को योनि में। अब आपका सर्विकल केप, सर्विकल केप का जो यूज होता है सर्विक्स में होता है। आज की जो गर्भाशय की जो नीचे वाला रचना, नीचे वाला सकड़ा रचना था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सर्विक्स या ग्रीवा। तो इसका यूज जो होता है मादा के गर्भाशय के निचले भाग ग्रीवा में होते हैं, इस तरह का यहाँ पे इसको फीड कर दिया जाता है। अब ये तीनों रचना का काम क्या है, जरा सोच लीजिए। शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकना। जैसे अब मान लिया इधर से सीमेन जा रहा है, शुक्राणु जा रहा है, तो अगर ये लगा हुआ है कौन, बोल्ट, तो बोल्ट रोक लेगी। अगर सर्विकल केप है तो सर्विकल केप रोक लेंगे। अगर डायाफ्राम है तो डायाफ्राम भी रोक, यानी कोई एक भी रचना है तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ने शुक्राणु को नहीं देंगे। तो ये रचना का भी काम कहीं ना कहीं क्या है, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने का। अब हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में एक और चीज को हम लोग ले लेते हैं, रासायनिक विधि क्या होता है। तो 3 तरह का रासायनिक है आपका, 3 तरह का रसायन है। ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये तीनों रसायन है। ये पहला लैक्टिक एसिड, दूसरा बोरिक एसिड यानी लैक्टिकम बोरिकम, और एक जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये तीनों जो रसायन है, इसी तीनों रसायन का यूज जो होता है मादा। अब मादा तो एक देखिए यहाँ पे करते हैं। अब ये पहले ये आप लोग जान लीजिए, ये इसका उपयोग यहीं पे होता है, ये तीनों रचना में, ठीक है। एक डायाफ्राम, एक बोल्ट, एक सर्विकल के। अब ये जो रसायन होते हैं किस रूप में होते हैं, फॉर्म के रूप में, फॉर्म। और किस रूप में होते हैं, जेली के रूप में। और किस रूप में होते हैं, एक और रूप होते हैं इसका, क्या होते हैं जरा बताइए तो। यानी कहने का मतलब फॉर्म के रूप में, जेली के रूप में, और एक होते हैं आपका पेस्ट के रूप में, ठीक है। पेस्ट जैसे टूथपेस्ट होता है, क्रीम टाइप का, तो यानी एक तरह से बोल सकते हैं ये क्रीम ही है एक तरह का। तो
तो ये 3 रूप में मिलते हैं, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट। अब जैसे फॉर्म, जैसे आपको फॉर्म समझ रहे हैं ना, वो जो दाढ़ी शेविंग क्रीम होता है तो देखिए कैसे झाग पूरा आ जाता है, तो उसी रूप में यानी फॉर्म के रूप में होते हैं। जेली तो समझ ही रहे हैं और पेस्ट समझ रहे हैं। तो ये फॉर्म या जेली या पेस्ट को क्या किया जाता है, इसमें लगा दिया। जैसे ये मान लिया जाए हमारा कौन है, डायाफ्राम है, इसमें यहाँ लगा दिया, ऐसे करके पूरा में लगा दिया। ये हमारा बोल्ट है, इसमें भी क्या किया, लगा दिया। ये ग्रीवा है, इसमें भी लगा दिया। अब देखिए इस रसायन क्या करते हैं, इसका प्रकृति तो पहले अम्लीय होता है, जैसे ही शुक्राणु अंदर जाता है ये शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। यानी ये रसायन जो होते हैं शुक्राणु को मार देते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे ही शुक्राणु गया, शुक्राणु को नष्ट कर दिया। जब शुक्राणु में मर जाएगा तो अंडाणु के पास पहुंचेगा, जब अंडाणु के पास नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा। तो कहीं न कहीं अगर ये रसायन और ये हमारा रोधक देखें तो अगर इस तरह का उपयोग होता है दोनों का, तो हम बोल सकते हैं डबल प्रोटेक्ट, दोहरी रक्षा है। एक तो रोधक कर रहा है और दूसरा रसायन कर रहा है। तो इन सभी विधियों का अगर हम देखें तो ये सभी परमानेंट नहीं है, और न ही इस सब में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खर्च है, बहुत सस्ता और कोई खतरा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग को अगर चीरा लगाना पड़ता है, यानी उसको बोलते हैं ना ऑपरेशन करना पड़ता है, तो सबसे डरते लोग, लेकिन ये कोई खतरनाक खतरा वाला नहीं है। तो हम लोग इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका था। हम लोग अगले वीडियो में ये जो हमारा IUD यानी अंतः गर्भाशय युक्ति, ये 2 तरह का होते हैं, कॉपर IUD और एक हार्मोन स्रावित करने वाला IUD। तो ये दोनों युक्ति को हम लोग जानेंगे। फिर हार्मोन भी होते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोली, ये टेबलेट के रूप में होते हैं, इसका और अंतःरोपण, ये दोनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर आप लोग को ये चीजें समझ आ रही है, पहले ये बताइए समझ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। तो जब समझ आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि हम लाइव आके आपको ज्यादा से ज्यादा चीज समझा सके और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों के तक पहुंचाएं।